बच्चों स्टोरी टीवी टन टन टन। परी अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी उसकी माँ पूजा उसके पास आती है, पंखे को बंद करके बोलती है, अरे ओ कुंभकर्ण उठ जा। एक मेहता जी की बेटी है कि सुबह सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती है, और एक मेरी बेटी है कि इसकी सुबह ही 12 बजे होती है। माँ, अभी तो 8 ही बजे हैं। अब सुबह सुबह मेरे सर पर बैठकर मेहता जी के बेटी की गुणगान गाने लग गई। अरे वो लड़की है ही ऐसी कि मैं उसकी तारीफ करूं। काश कि तू भी मेहता जी की बेटी की तरह होती। माँ, अब तो उठ गई ना, अब तो उसकी तारीफ करना बंद करो। परी उठकर नहा लेती है, फिर कुछ देर में अपनी माँ के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ भूख लग रही है और मैं स्कूल के लिए लेट भी हो रही हूँ। हाँ, बन गया तेरा नाश्ता, पर तू ये बता कि तू स्कूल जा रही है या पार्टी में? इतना सज धज के कौन जाता है स्कूल? माँ, घर से बाहर जा रही हूँ तो इंसान बनकर ही जाऊंगी ना। वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे छोटे कपड़े पहनकर कौन स्कूल जाता है? माँ, स्कूल में फंक्शन है और आप क्या चाहती हो? आपकी मेहता जी की बेटी की तरह मैं बहन जी बनकर स्कूल जाऊं? बेटी, जिसको तू बहन जी बोल रही है उसको संस्कार कहते हैं। काश तू भी मेहता जी की बेटी की तरह होती। अपनी माँ की रोज की कहानी सुनकर परी परेशान हो जाती है और बिना कुछ खाए गुस्से में अपनी नोटबुक उठाकर वहां से चली जाती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, हे भगवान, एक मेहता जी की बेटी है जो अपनी माँ की हर बात मानती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, और एक मेरी बेटी है जो मेरी एक भी नहीं सुनती। परी की माँ फिर उसको कॉल करने लगती है, पर परी गुस्से में उनका कॉल नहीं उठाती। फिर परी अपने बॉयफ्रेंड सूरज के साथ उसकी बाइक पर बैठकर घूमने चली जाती है। साथ ही शाम को जब वो घर लौटती है तो उसकी माँ उससे बोलती है, अच्छा बेटा, तो आज स्कूल में क्या क्या हुआ? जरा अपना नोटबुक तो दिखा मुझे। माँ, वो आज मैं थक गई हूँ, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि आज क्या क्या पढ़ाई हुई, और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, वैसे भी थक गई होगी, और मैं तुझे आज कुछ दिखाती हूँ कि तू कैसे थक गई इतना। अपनी माँ की यह बात सुनकर परी बहुत घबरा जाती है। फिर उसकी माँ परी और उसके बॉयफ्रेंड की बाइक की तस्वीर परी को दिखाती है और उससे कहती है, एक मेहता जी की बेटी है जो स्कूल से सीधा घर आती है, और एक तू है जिसकी आशिकी ही खत्म नहीं हो रही है। देख लेना, एक दिन वो लड़की कुछ बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करेगी, और तू शादी के बाद चूल्हा चौका ही करेगी। माँ, अब फिर शुरू हो गई। जब देखो मेहता जी की बेटी ये, मेहता जी की बेटी वो, फलाना ढिमकाना। अरे उसकी बात सुन सुनकर मैं पागल हो चुकी हूँ। परी फिर गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली जाती है और कुछ खाती भी नहीं है। फिर उसकी माँ कुछ देर बाद उसके लिए खाना लेकर आती है और उससे कहती है, बेटी, मेरी बात का बुरा मत मान, मैं बस यही चाहती हूँ कि जैसे लोग उसकी तारीफ करते हैं वैसे मेरी बेटी की भी करें। परी को अपनी माँ की यह बात सुनकर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी माँ से अपनी गलती की माफी मांगती है। परी की माँ भी उसे माफ कर देती है। फिर उसकी माँ सूरज के बारे में दोस्तों की तरह उससे पूछती है। परी भी अपनी माँ को सूरज के बारे में सब बता देती है। अगले दिन परी सूरज से मिलती है और उसे कहती है, सूरज, तुमको नहीं पता, तुम्हारी और मेरी फोटो क्लिक करके किसी ने माँ को भेज दी थी, जिसके बाद मेरी माँ ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मेरा घर से निकलना बंद कर दिया था। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बोला नहीं? मेरी माँ दूसरों की तरह नहीं है, पर मुझे फिर भी जानना है आखिर ये किसकी हरकत थी। ये तो तुम अपनी माँ से पूछ सकती हो। यार, मेरी माँ इतनी भी अच्छी नहीं है कि मुझे सीधे सीधे ये सब बता दे। परी सूरज से बात ही कर रही होती है कि उसकी नजर मेहता जी की बेटी पर पड़ती है, जो कि शॉर्ट ड्रेस में कुछ लड़कों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। मेहता जी की बेटी का यह रूप देखकर परी बहुत शॉक हो जाती है और बोलती है, ओह, तो ये मैडम की असलियत है। घर में और सबके सामने इतनी संस्कारी बनती है, इसकी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है, और इसकी कांड देखो। अरे यही है क्या जो तुम्हारे कॉलेज में इतनी फेमस है? तुम इसको कैसे जानते हो? अरे ये लड़की तो एक नंबर की बिगड़ी हुई है, बहुत तेज है ये, बहुत अच्छे से जानता हूं इसको मैं। पता नहीं कितने आशिक हैं इसके, और ये नशेड़ी भी है।
ये मेरे कॉलेज की है और इसके आशिकों में मेरा एक दोस्त भी था जिसका इसने बहुत अच्छे से काटा था। मेहता जी की बेटी की सच्चाई सुनकर परी को यकीन नहीं होता, पर जब वो देख रही थी तो उसको इग्नोर भी नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद वो उसकी फोटो अपने फोन में क्लिक कर लेती है जिसमें वो सिगरेट पी रही होती है। जिसके बाद वो अपने घर जाती है। उसकी माँ उसे तुरंत कुछ काम बोलती है, तभी परी वो काम करने से मना कर देती है। जिसके बाद उसकी माँ मेहता जी की बेटी का नाम लेते हुए उससे कहती है, अरे कुछ सीख ले मेहता जी की बेटी से। एक वो है जो घर के सारे काम करती है और एक तू है कि कोई काम बोल दो तुझे आफत आ जाती है। अच्छा माँ, ये तो देखो जरा आपकी संस्कारी मेहता जी की बेटी की करतूत। फिर परी अपनी माँ को मेहता जी की बेटी की फोटो दिखाती है जो उसने अपने फोन में क्लिक की थी। अरे ये मेहता जी की बेटी घर में तो इतनी संस्कारी बनती है, करतूत तो देखो इसकी। माँ, अगर आप भी चाहती है कि मैं मेहता जी की बेटी की तरह बनूं तो मैं बिल्कुल बन सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसके जैसा बनने की, समझी तू? ठीक है माँ, पर आप ये वादा करो मुझसे कि आज के बाद आप मेहता जी की बेटी का नाम भी नहीं लोगी। हाँ हाँ बेटी, कभी नहीं लूंगी मैं उसका नाम। माँ एक बात बताओ, मेरी और सूरज की फोटो आपको किसने दी थी? वो शर्मा जी की बीवी ने मुझे दी थी। शायद उनकी बेटी ने ही तेरी फोटो ली होगी। चल तू मुझे इसकी फोटो दे, मैं उन्हें भी दिखा देती हूँ उनकी बेटी के कारनामे। नहीं नहीं माँ, कुछ दिन में उन्हें खुद पता चल जाएगा। आप इन सब चीजों में मत पड़ो। ठीक है बेटी। फिर कुछ दिनों में पता चलता है कि मेहता जी की बेटी किसी लड़के के साथ भाग जाती है। सारे मोहल्ले में उनका मजाक बन जाता है। गंगू भाभी। ये कहानी है धनपुर की, जहाँ शिखा अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहती थी। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाती थी, 4th क्लास में थी। एक बार उसके मम्मी पापा ने कुंभ के मेले में घूमने का प्लान बनाया और वो सब निकल गए। शिखा, हमारे साथ चलो, बहुत भीड़ रहती है यहाँ, बच्चे गुम हो जाते हैं। जी मम्मी। मम्मी, मम्मी, कहाँ हो तुम? वो रो रही थी क्योंकि भीड़ में शिखा का हाथ अपनी मम्मी के हाथ से छूट जाता है। वो चिल्लाती रहती है और इधर उधर भटकती रहती है। वो पहले उस सड़क पर आती है जहाँ अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी, तो उसी बीच रास्ते में उसे 3-4 लड़कियों का ग्रुप मिलता है। अरे तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई थी और मैं गुम हो गई। अच्छा, तुमने खाना वाना भी खाया कि नहीं? नहीं। चलो तुम हमारे साथ चलो, इतने तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मिलते, वहीं रह लेना। अच्छा, तुम मम्मी पापा के पास ले जाओगे? हाँ। शिखा काफी छोटी थी तो वो उन लड़कियों के साथ चली गई और उसे पता भी नहीं था कि वो लड़कियां उसे कहां ले जा रही हैं, और बस वो इसी मायने में जा रही थी कि उसे वो लड़कियां उनके मम्मी पापा से मिलवाएंगी। पर वो उसे रेड लाइट एरिया पर ले जाती हैं। उस छोटी सी बच्ची को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर क्या होता है। बस उसे अनजाने और अनदेखे गंदे चेहरे ही दिखाई देते हैं। कौन सी जगह आप मुझे ले आए? ये इतनी गंदी जगह पर जहाँ सारी लाल लाल लाइटें क्यों जल रही है? ये बहुत अच्छी जगह है और तुझे यहाँ मजा आएगा, और जो यहाँ एक बार आ जाता है वह वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाता। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? क्या पागल हो तुम? हमारा काम है तुम जैसी लड़कियाँ इकट्ठा करना। अभी तुम छोटी हो, जैसे जैसे बड़ी होगी सब पता चल जाएगा। शिखा 8 साल की बच्ची थी, उसे कुछ समझ नहीं आता था वो अब क्या करे। अगले दिन जैसे ही उसे पता चला कि यहाँ पर लड़कियां ऐसे गंदे गंदे काम करती हैं, उसे बहुत डर लगने लगा, और उसे यह भी डर रहता था कि कहीं कोई उसे ना बुला ले, और वो काफी सहम गई। पर उसने सोचा कि ऐसे डरने से तो कुछ नहीं होगा, तो वो उन सब लोगों को विरुद्ध होकर काम करने लगी। अगर वो लोग उन लड़कियों को इकट्ठा कराने के लिए बोलते थे तो वो लड़कियों को उल्टा समझा दिया करती थी। नहीं, इन लड़कियों के साथ तुम भी मत जाना, मैं भी वहीं रहती हूँ और इन लोगों ने मुझे यहाँ लाकर फंसा दिया है, तुम यहाँ से भाग जाओ। उनकी लीडर उन्हें काफी लड़के इकट्ठे करने को बोलती थी, तो वो उन्हें सिखा देती थी कि ये लोग कितने गंदे हैं। शिखा को उसी भीड़ में एक लड़का मिला। वो काफी बड़ी हो चुकी थी, करीबन 20-21 साल की।
उसे पता चल गया था कि लोगों से कैसे बात करनी है और वो इस इलाके में गंगूबाई के नाम से काफी फेमस थी। आप काफी परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? आप कौन और आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं ये इस इलाके में ही रहता हूँ, इससे दूर गांव में जो आपके एरिया में आते हैं। मैं तो काफी अच्छे परिवार से हूँ। अच्छा, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई और यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो एक दलदल में फंस गई हूँ। आपको ये लोग पकड़ कर लाए होंगे, बहका कर, है ना? हाँ। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आपकी दिक्कत को सुलझा दूंगा। तुम बड़े अच्छे हो। हाँ, मैं अच्छा तो हूँ, पर मेरी एक इच्छा है। क्या? मैं आपको गंगू भाभी बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप मुझे कभी भी बुला लेना, जब भी आपको किसी भी बात की जरूरत पड़े या किसी से बात करने का मन करे या दिक्कत लगे। ठीक है बाबर मियाँ। शिखा उस लड़के को कभी भी बुला लिया करती थी जब उसका मन करता था किसी से बात करने का या किसी अपने से मिलने का। शिखा परिवार को छोड़ आई थी और उसके परिवार में बिछड़ने के बाद वो लड़का ही उसकी सारी दुनिया बन गया था, क्योंकि वो उसे अपनी भाभी मानता था और बहुत ही अच्छे से बात समझाता था। बाबर, मैं चाहती हूँ मेरी तरह और लड़कियाँ इस दलदल में ना फंसें और अपने परिवार से दूर ना हो। भाभी बताइए, आप क्या करना चाहती हैं? मैं आपके साथ हूँ। यही तो समझ में नहीं आ रहा। रुकैया बेगम के आगे कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता और लड़कियाँ इतनी परेशान भी हैं, तब भी जबरदस्ती ये गंदा काम करती हैं। सोच रही हूँ कैसे बात बने। भाभी, मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। आप कहें तो मैं पुलिस से सेटिंग करके इन सबको सबक सिखा सकता हूँ। बाबर, पुलिस का डर वर किसी को नहीं है। पुलिस क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा डंडे मारकर उन्हें जेल पर रख लेगी, लेकिन लोगों में डर बैठना चाहिए कि काम दोबारा ना हो। भाभी, तो क्यों ना आप इन सबको सबक सिखाएं, तो मैं आपके साथ हूँ। जब भी कोई दिक्कत हो या कोई आपको परेशान करने की सोचे, आप मुझे तुरंत बताना। ठीक है। और फिर शिखा उस लड़के की बात पर काम करना चालू कर देती है और बाकी लड़कियों को समझाती है कि समाज में हमारी भी इज्जत है और हमें भी अपने हक के लिए बोलने का हक है। रुकैया बेगम जैसे लोग हमें अपने कब्जे में नहीं कर सकते और न ही हमसे कोई गलत काम करवा सकते हैं। जब वो उनको ऐसी ऐसी बात कहती है तो लड़कियों में थोड़ी हिम्मत बनती है और जैसे रुकैया बेगम उसे मारने की धमकी देती है तो वो बेचारी उसके कब्जे में आ जाती है। और एक बार उस इलाके में पुलिस आ गई। ये एरिया को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बराबर में गांव में बच्चों का स्कूल है। बच्चों पर इसका बिल्कुल असर नहीं पड़ना चाहिए। उन सब में से कोई नहीं बोलता, सिर्फ शिखा बोलती है। साहब, हम जानते हैं, पर यहाँ पर सब लोग गंदे नहीं हैं। थोड़े लोग मेरे जैसे भी हैं जिन्हें यहाँ जबरदस्ती लाया गया, पर मैं इस इलाके को बदल कर रहूंगी और इसका गलत असर किसी पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो तुम ही हो गंगूबाई यहाँ की? हाँ साहब। क्योंकि शिखा सबके लिए बोलती थी और सबकी बहुत मदद करती थी, तो वो उस इलाके की गंगू भाभी के नाम से फेमस थी। भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि आप एक काम करें। क्या बाबर? आपको सब लोग तो जानते ही हैं, और क्यों ना आप रुकैया बेगम को मार दो और यहाँ की प्रेसिडेंट बन जाओ। बाबर, इस गंदे इलाके में तो मैं आ गई हूँ, लेकिन बाकी लोगों की तरह मैं गंदे काम नहीं करना चाहती। रुकैया बेगम को मारकर मुझे कुछ फायदा नहीं है। मैं बिना प्रेसिडेंट बने ही लोगों की सोच बदल सकती हूँ और मुझे वही करना है। मुझ में किसी को मारने का जज्बा नहीं है। ठीक है भाभी, आप अपने काम में लगे रहो, जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। उसके बाद शिखा ने अपने इलाके की लड़कियों को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका नाम तो बड़ा ही था और उसके पास वैसे भी ठीक ठाक ही पैसे रहते थे। क्योंकि वो गंगू भाभी तो थी ही, उसने अपने इलाके के बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना शुरू कर दिया। और जितने भी बच्चे उसके इलाके से जाते थे वो अपनी मम्मी के नाम की जगह गंगू भाभी लिखा करते थे और गंगू भाभी उन्हें सब सिखाया करती थी। मैं तो चौथी तक ही पढ़ी हूँ, पर तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाऊंगी। मैं नहीं चाहती तुम सारी भी मेरी तरह अनपढ़ ही रहो। और गंगू भाभी ने उस इलाके की सोच बदल दी। फिर उस रेड लाइट एरिया में कुछ भी गलत काम नहीं होता था जिसका पब्लिक के दिमाग पर कोई असर पड़ता। वहाँ की सब लड़कियाँ पढ़ने जाती थी और उन्हें काफी इज्जत मिलती थी।